के नशस्तों में तशरीफ रखी और आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर मुफ्तार हुसैन साहब। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर मुफ्तार हुसैन साहब से कि तशरीफ लाएं और उसकी सदारत को रौनक बख्शें। प्रोफेसर मुफ्तार हुसैन। अब मैं इस किताब के मुसन्निफ और मशहूर शायर मुहिब आरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ। जनाब मुहिब आरफी साहब। मुहिब साहब हमारे पुराने खतों के एक निहायत अहम अलम बरदार हैं और उनकी तहरीर से, तकरीर से, नशस्त बर्खास्त से इसका इज़हार होता रहता है। आपने अपनी किताब अपने बड़े भाई प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब के नाम मानवन की है। मैं मुहिब साहब के बिरादर बुजुर्ग प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर अज़मतुल्लाह। अब इस जलसे का बाकायदा आगाज होता है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ। प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब तिलावत कलाम पाक। सदर जलसा प्रोफेसर मुफ्तार हुसैन साहब, मुहिब आरफी साहब, प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मुहिब आरफी साहब की किताब जो तनक़ीद और तहक़ीक़ का एक इम्तिज़ाज है, नाम उसका है मीर तक़ी मीर और आज का ज़ौक़ शेरी। इस पर कुछ ख़यालात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मीर तक़ी मीर हमारी ज़बान के इतने बड़े और इतने मोतबर शायर हैं कि वो जिस ज़बान में होते उसके लिए काबिल फ़ख्र होते। इसलिए हमारी अक़ीदत या मीर शनासी की गहराई व गहराई ने उन्हें खुदाए सुखन के मर्तबे में फायज कर दिया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन ताज्जुब इस बात पर ज़रूर होता है कि इतने बड़े और इतने अहम शायर के बारे में हमारा रवैया अक़ीदत से आगे बहुत कम ही जाता है। वालेहाना अंदाज में मीर के अशार पे सर घुमना और उनकी कुल्लियात को अक़ीदत के साथ झूम देना तो गुज़श्ता कमोबेश 200-250 साल से जारी है। लेकिन मीर के बाप में ऐसे तहक़ीक़ और तनक़ीदी कारनामे कम सर अंजाम पाए हैं जिन्हें मीर शनासी के ज़िम्न में नागज़ीर हवालों की हैसियत हासिल हुई हो। ख्वाजा अहमद फारूकी की एक किताब मीर की शायरी और हयात के बारे में मिलती है। इसमें भी मुताद्दिद खामियां हैं। इससे हटकर जो कुछ लिखा गया है वो नुकूश के मीर नंबर की जिल्द अव्वल और जिल्द दुगम में समा गया है। इस सूरत हाल को देखते हुए जी चाहता है कि मीर पर इस तरह काम हो कि मीर शनासी का हक अदा होता रहे। आखिर इसका क्या सबब है कि मीर ने इतनी आसान ज़बान में शायरी की है
और अपने फलसफियाना और माबादत तबियाती ख्यालात और महसूसात के बावजूद अवाम से ही गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उनकी शायरी की तफहीम पर बहुत कम तवज्जो दी गई। खुद उनकी जिंदगी में ये आलम था कि शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहाता है मियाँ मीदनी है, वह बहुत कम नजर आता है मियाँ। 20वीं सन के मुताबिक अपनी वफात के 185 साल के बाद भी मीर दीदनी होकर भी हमारे अदबी रिसालों और नक्कादों और मुहक्किकों की तहरीरों में बहुत कम नजर आता है। तो मैंने इसके सबब का सवाल उठाया था। इसके जवाबात तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब मुझे वाकयात मीर ही में मिल गया। एक रोज कुछ लोग मीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए और कलाम सुनाने की फरमाइश की। मीर साहब ने इनकार किया, वो इसरार करते रहे और ये इनकार बिलाखिर गोया हुए कि मेरा कलाम आप हजरात की समझ में नहीं आएगा। वो बोले, हजरत हम अनवरी और खाकानी का कलाम समझ लेते हैं, तो आप तो फिर हमारी ही जबान के शायर हैं। मीर साहब ने फरमाया, अनवरी और खाकानी की 20 शरहें मौजूद हैं, मेरी शायरी को समझने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियां गिनना पड़ेंगी। तो अंदाजा हुआ कि मीर के लिए कोई मेहनत करने को तैयार नहीं। 6 दीवान उर्दू के, एक फारसी का, फिर नसरी तहरीरें, तस्करतुल शोरा वगैरह कौन खंगा ले। बेहतर है कि मीर परस बन जाएं और उल्टे सीधे शेर शेर कहकर बार बार ऐलान करें कि हम दुनियत मीर से हैं। खुशी हुई कि अब के मीर की शराबी हो गई और वो भी अनवरी और खाकानी के सब में शामिल हो गए। शरह कलाम मीर का ये मुश्किल काम हमारे जाने पहचाने और मुहतरम शायर जनाब मोहिब आरफी ने किया। मोहिब आरफी एक मुनफरद रंग के शायर हैं। छलनी की प्यास उनके कलाम की सफा और उसलूब बयान की नुमाइंदगी करती है। इस शेरी मजमूए की इशाअत के बाद भी उन्होंने उम्दा उम्दा गजलें कही हैं। मोहिब आरफी तबन एक सूफी और दरवेश हैं। अपने कलाम में भी इंसानी वजूद के बुनियादी और तकवीनी मसाइल ही से सरोकार रखते हैं। मुताले की बाबत थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है वो ये है कि मोहिब आरफी कदीम और जदीद शायरी और अदब के अलावा फलसफा, मजहबियात, नफ्सियात और साइंस का भी मुताला करते हैं। अलबत्ता मुझे कुछ यूं महसूस होता है जैसे साइंस की एक खास शाख से उन्हें गहरा शगफ है, जिसे मैं मुतसव्विफाना साइंस कह सकता हूँ। वो मुताले के साथ साथ गौर व फिक्र भी करते हैं और उनकी ताज़ा तरीन किताब मीर तकी मीर और आज का ज़ौक़ शेरी उनके बरसों के गौर व फिक्र ही का नतीजा है। इसी किताब में एक मुजदा ये भी है कि वो गालिब पर भी एक ऐसी ही किताब लिखने का इरादा कर चुके। मीर पर अपने एक मजमून में नासिर काज़मी ने मौलाना रूम की इस मशहूर हिकायत की तरफ इशारा किया है। चंद अंधों ने हाथी को अपने अपने तौर पर टटोला, किसी ने दुम को महसूस किया, किसी ने कान, किसी ने सूंड, किसी ने दांत और किसी ने टांग, और बाहम मिलकर तरह तरह की कयास आराइयां करने लगे। यही किस्सा बड़े शायर का है कि वह आसानी से काबू में नहीं आ सकता। मोहिब आरफी भी इस हकीकत को जानते हैं कि बड़े शायर और मीर जैसे बड़े शायर को काबू में लाना कितना मुश्किल काम है, जबकि इस सिलसिले में तरह तरह के शवाहिद पहले ही से दिल आजारी और हौसला शिकनी का सामान फराहम करते रहते हैं। मीर का एक बहुत मशहूर शेर है, मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो अब उनने तो, कश्का खैचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। इस शेर के बारे में मोहिब आरफी ने अपनी इसी किताब में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन पर सख्त तनकीद की है कि उन्होंने इस शेर से मीर को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुबल्लिग करार देने की कोशिश की। तो मोहिब आरफी का यह कहना है कि उनके अशार पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस्लाम का पेश करदा निज़ाम जिंदगी मीर का आइडियल था और मज़कूरा आइडियल गालिबन नतीजा होगा हज़रत मुजद्दिद अल-सानी की तालीमात पर गौर व फिक्र का। चुनांचे इसी शेर को मोहिब आरफी ने इस ख्याल पर मबनी बताया है कि इस शेर के गमज़दा तेवर बता रहे हैं कि ये फैशन के तौर पर नहीं कहा गया है। वो उस इदराक व एहसास का ऐलान कर रहे हैं कि वो मिल्लत जो शायर के नस्बुल ऐन की हामिल थी, हमारे बर्रे आज़म कोचक में मस्त होकर रह गई है। बर्रे आज़म कोचक की तरकीब से कते नजर आपने देख लिया कि मोहिब आरफी ने मीर के इस शेर का जाविया क्या से क्या ठहरा दिया है। शायद उनके इल्म में ये हो कि इसी शहर में हमारे एक मोहतरम नक्काद और मुहक्किक ने
एक अदबी जलसे में ये फरमाया था कि इस शेर में तो खुला हुआ ऐलान इर्तिदाद है, एक इस्लामी मुल्क में मुर्तद की सदा क्या होनी चाहिए, इसके बरक्स ये शेर दाखिल निसाब कर दिया गया। तो साहब ये नारंगियां हैं मीर साहब के कलाम की। इस फजा में मुहिब आरफी ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है। उठी मीर तुझसे ही ये खारियां, न भाई हमारी तो ताकत नहीं। मुहिब आरफी की ये किताब कई हिस्सों में तकसीम है। इब्तिदा में कुछ बुनियादी नौइयत के उसूली और नजरी बहसें, फिर मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मीर के कलाम का इंतखाब और तशरीह दर्ज है, और साथ ही साथ वो मीर के निश्तरों की निशानदेही करते गए हैं, और ये देखकर बड़ी मसरत हुई कि इन निश्तरों की तादाद 72 से कहीं ज्यादा है। मीर का मवाजना गालिब से भी किया गया है, लेकिन यह हिस्सा निस्बतन मुख्तसर है, शायद इसलिए कि इस काम को भी उन्होंने आइंदा किताब पर उठा रखा है। गालिब के ज़िमन में मुहिब साहब ने लिखा है कि हर शख्स गालिब को नई हिस्सियत का अलमबरदार कहता है, लेकिन ये नहीं बताता कि नई हिस्सियत क्या है। यही सवाल मुहिब आरफी की किताब के उन्वान से पैदा होता है कि आज का ज़ौक़ शेरी क्या है, और उसके तय्युन और उसकी शनाख्त के सिलसिले में मुहिब आरफी ने क्या किया है। मुहिब आरफी साहब ने सबसे पहले आज के ज़ौक़ शेरी के तय्युन की कोशिश की है, ताकि मीर को हम अपने हवाले से समझने की तरफ तवज्जो दें। ज़ौक़ एक तजरीदी इस्तिलाह है, और दीगर तजरीदी इस्तिलाहात की तरह उसे बयान या साबित करना खासा दुश्वार काम है। अगर फलसफियाना मबाहिस की तरफ जाते हैं तो फलसफा जमालियात से उसका नाता जुड़ता है। मगरिब में इस मौजू पर बहुत काम हुआ है। अफलातून और अरस्तू के बाद 19वीं सदी के जर्मनी में इस तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई। बामगार्टन की मशहूर किताब एस्थेटिक्स 1750 में शाया हो चुकी थी। इसके बाद कांट, गोएटे, शिलर और शेलिंग के मबाहिस आते हैं, और फिर हीगल के वो मशहूर लेक्चर जो जमालियात के नाम से 2 जिल्दों में उसकी वफात के बाद शाया हुए। हीगल ने जमालियात को एक साइंस के तौर पर पेश किया है, और ज़ौक़ और वजदान और हुस्न जैसे मौज़ूआत पर बहस करते हुए उसने बहुत आला नुक्ता ये पैदा किया है कि जमालियात की साइंस आम तबई साइंसों से इस माने में भी मुख्तलिफ है कि तबई साइंस में जिस मौजू पर बहस की जाती है उसके ज़िमन में ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि पहले उसके मारूज़ात के वजूद को साबित किया जाए। जैसे फलकियात में तहकीक के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले ये साबित किया जाए कि सूरज, सितारे और एक निज़ाम कशिश अपना वजूद रखता है। उन्हें साबित करने के बजाय उनकी सब महज इशारा कर देना काफी। अपने नजरी मबाहिस में मुहिब आरफी को वास्ता पड़ा उन तसव्वुरात से जो तजरीदी नौइयत के हैं, और उनकी ताबीर और तफहीम इस कदर आसान नहीं। चुनांचे उन्होंने नफ्सियात और फलसफे के मबाहिस से तक़वियत हासिल करते हुए अपनी चंद इस्तिलाहात वज़ा की, और अपने पैमानों के मुताबिक शायरी की तफहीम और शायरी के ज़ौक़ के बारे में एक नज़रिया या थ्योरी पेश करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसे थ्योरी के बजाय मेटा थ्योरी कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। इस किताब में मुहिब आरफी सबसे पहले अपनी इस्तिलाहात को मुतारिफ कराते हैं। इनमें से चंद एक ये हैं: जानदार शेर, बाअहलियत कारी, एहसासाती कैफियत, नौयती मुमासलत वगैरह। इसके बाद उन्होंने ज़ौक़ शेरी की हैत तरकीबी और उसकी तामीर पर तवज्जो दी। इस ज़िमन में वो आलम कैफ को बुनियादी हैसियत देते हैं और कहते हैं कि आलम कैफ वो एहसासाती हालत है जो किसी जिबिल्लत के बरंगेख्ता, आसूदा या अफसरदा होने का नतीजा होती है। यहाँ हम मुहिब आरफी के एक पसंदीदा इस्तिलाह जिबिल्लत से दो चार होते हैं, और उनकी सारी नजरी और उसूली बहस में यही एक कलीदी लफ्ज की हैसियत करती है। वो जिबिल्लत को नफ्सियात के मुसल्लमा मकातिब फिक्र में से किसी के मानों में भी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो इस ज़िमन में ये तबसरा भी कर देते हैं कि उमूमन उलमाए नफ्सियात उन रुझानात को जिबिल्ली नहीं मानते जिन पर बिला वास्ता या बिल वास्ता जिंदगी का दारो मदार ना हो। मुहिब आरफी जिबिल्लत के ज़िमन में गैर इक्तिसाबी अनासिर का तज़किरा करने के बाद एक और इस्तिलाह वज़ा करते हैं जिसे उन्होंने जमाली जिबिल्लत का नाम दिया। फिर एक और इस्तिलाह आती है एहसासाती बदनियत, जिसके बारे में आगे चलकर इल्म होता है कि वो तख्लीकी सलाहियत के मुतरादिफ है। इसकी तशरीह मुहिब आरफी ने यूं की है, लिखते हैं कि शख्सी निज़ाम शऊर के उस बातिन को जो इस गैर एहसासाती तहर्रुकात की आमाजगा होता है मैं एहसासाती बदनियत कहूँगा। एहसासाती बदनियत एक नाकाबिल तक़सीम वहदत होती है, और जिबिल्लतें उस वहदत के
मुख्तलिफ पहलू हैं और बस। इसके बाद मुहिब आरफी जमाली जिबिल्लत की शेरी शाख पर तवज्जो देते हैं। अब जरा तवज्जो से मुहिब साहब के इन अल्फाज पर गौर कीजिए जिनमें ज़ौक़ शेरी का तिलिस्म पोशीदा है। वो फरमाते हैं, जमाली जिबिल्लत की शेरी शाख में एक पैदाइशी इनफियालियत भी होती है जो दीगर जिबिल्ली रुझानात की मैयत में मुरक्कबी नशोनुमा पाकर एहसासाती बदनीयत की वो सलाहियत बन जाती है जो जानदार शायरी से कैफ अंदोज होती है। इसी सलाहियत को ज़ौक़ शेरी कहते हैं। आगे चलकर मुहिब आरफी ने आगाज़ कायनात के मफरूज़ात और साइंसी मालूमात का तज़किरा किया है, लेकिन हमारा ख्याल था कि ज़ौक़ शेरी के साथ आज के साबिक़े को पेश नज़र रखते हुए वो इस अहद के उन ज़हनी उफ़ुक़ों का जायज़ा लेंगे जो बराबर वसी से वसीतर होते जा रहे हैं, और उस वक्त एक वो मंजिल आएगी जिसे हम आज के ज़ौक़ शेरी से ताबीर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनांचे पढ़ते वक्त ये राय कायम हो जाती है कि ये दरअसल मुसन्निफ और नक़ाद का अपना ज़ौक़ शेरी है जिसे उसने आज का ज़ौक़ शेरी करार दिया है, और इसकी तस्दीक खुद मुहिब आरफी के इन अल्फाज से हो जाती है। लिखते हैं, मेरा ज़ौक़ वो जैसा कुछ भी है ऐदे हाजिर ही का परवरदा है। इस बिना पर मेरा क़यास है कि मेरे नताइज मुताला के बेशतर हिस्से से मेरे बहुत से हमअस्ल साहिबान ज़ौक़ मुत्तफ़िक़ होंगे। इसके बाद हमें ये जुस्तजू होती है कि आखिर मुहिब आरफी साहब का शेर शनासी और शेर फहमी का तरीक़ेकार क्या है। तो इस ज़िम्न में हमारी रहनुमाई इस तरह हो जाती है। तो शेरों से कैफ अंदोज होने के लिए मैं अपने ज़ौक़ शेरी को आज़ाद छोड़ देता हूँ। जिस शेर में अव्वल दर्जे की कैफियत अंगेजी मुझे महसूस हो गई, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं बाद में गौर करता हूँ। यानी शेर के मुतालिक ये फैसला मैं पहले कर लेता हूँ कि वो अव्वल दर्जे का है, इस फैसले का जवाब बाद में तलाश करता हूँ। अनकोट। इस तरह हमें अंदाजा हो जाता है कि मुहिब आरफी का तरीक़ेकार साइंसी नहीं है, विजदानी है, और इसे आप हमारे कदीम मुतकल्लिमीन का अंदाज कह सकते हैं जो पहले किसी चीज़ की अकमलियत और सदाकत को मान लेते थे और उसके बाद दलाइल और शवाहिद से उसे साबित करते थे। शायद यही वजह है कि मुहिब आरफी शेर शनासी का कोई फार्मूला वज़ा नहीं कर सके। वो अपनी किताब के सफ़ा 29 पर लिखते हैं, मैं कोई फार्मूला ऐसा दरियाफ्त नहीं कर पाया हूँ कि फला फला खूबियाँ जिस शेर में होंगी वो लाज़िमन क़द्र अव्वल का शेर हो। मैंने अभी अर्ज किया था कि जिबिल्लत मुहिब आरफी के नज़री मबाहिस की कलीदी इस्तिलाह है। मुहिब आरफी ने हर खिल्क़ी मेलान को जिबिल्लत से ताबीर किया है। चुनाचे वो जमाली जिबिल्लत जैसी तरकीब वज़ा कर देने के बाद अखलाकी, इल्मी और तहकीकी जिबिल्लत जैसी इस्तिलाहों से भी हमारा तारुफ कराते हैं। मुहिब आरफी की इस काविश को कद्र की निगाह से देखना चाहिए कि उन्होंने बरसों की रियाजत के बाद अपने गौर व फिक्र का मामल इस अंदाज से पेश कर दिया है। मुहिब आरफी एक संजीदा, पढ़े लिखे और रोशन ख्याल इंसान है। उन्होंने मुतादिद नक़ादों, मुफक्किरों, फलसफियों और माहिरीन नफ्सियात से अपनी किताब में इख्तिलाफ किया है। चुनांचे हमें भी इसका हक है कि हम मुहिब आरफी से इख्तिलाफ करें। एक अच्छी और जिंदा किताब की खूबी यही है कि उससे बहस की नई राहें निकले और लोग अपने अपने अंदाज में ज़ेर बहस मौज़ूआत के रद्द कबूल में अपनी अपनी दलीलें पेश कर सकें। इस एतबार से मुहिब आरफी की ये किताब अहले इल्म व अदब को दावत फिक्र देती है। शायरी लफ्जों का फन है। गालिब ने कहा था, गंजिनए मानी का तिलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। जोश मलियाबादी ने कहा, अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते माना, अल्फाज के सीनों में उतर कर देखो। मायकोफस्की अपनी एक नज़्म में कहता है, एक लफ्ज की खातिर अल्फाज के हजारों टन वजनी मादन को खोदना पड़ता है। फिर यहाँ गालिब याद आते हैं, जिगर क्या हम नहीं रखते कि खोदे जाके मादन को। और फिर मीर साहब की आवाज उभरती है, मिसरा कबू कबू कोई मौजू करूँ मैं, किस खुश सलीमगी से जिगर खूं करूँ मैं। तो शायरी अब लफ्जों के फन से आगे निकलकर खुश सलीमगी से जिगर खूं करने के मरहले में दाखिल हो जाती है। इस पेचीदा तह दर तय मरई और गैर मरई तरीक़ेकार को कोई कैसे समझे और कैसे समझाए, यकीनन ये एक दुश्वार काम है। और कभी कभी तो माकूल शायर को ये शिकायत तक हो जाती है कि शेर मरा में मदरसा कैबुल।
और कभी शेरों के इंतखाब से रुसवाई का सामान पैदा हो जाता है। मुहिब आरफी ने इन सारे खतरात और इम्कानात को सामने रखकर अपनी किताब का बड़ा हिस्सा कलाम मीर की तशरीह और तफहीम और ताबीर के लिए मुख्तस किया। ये पूरी किताब और ये सारी तशरीहात पढ़ने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लायक हैं। मैं इन तशरीहात की तशरीह करके किताब के पैराए बयान को मजबूत नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बार फिर यही कहूँगा कि मुहिब आरफी की इस अहम किताब मीर तकी मीर और आज का ज़ौक़ शेरी का गौर से मुताला कीजिए। आपके ज़हन के बहुत से दरीचे खुलेंगे और ताज़ा हवा के झोंके आपका मशाम जाम मुअत्तर कर देंगे। मैं हमारे मुल्क के मशहूर शायर और नक्काद जनाब कमर जमील साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं, किताब पे इज़हार ख्याल करें। जनाब कमर जमील। ख़वातीन और हज़रात, गज़ल की रिवायत में दो शेरी मिजाज जाहिर हुए हैं। एक वो जिसमें शायरी दुख दर्द में डूबी हुई है और दूसरा वो जिसमें खारजियत ज्यादा है और लहजे से हिम्मत, हौसला और शान और शिकोह झलक पड़ता। यूं तो मीर खुदाए सुखन समझे जाते हैं, लेकिन उनकी शायरी दर्द व गम में डूबी हुई है। किसी ने उनके दर्द व गम का सबब उनकी जाती जिंदगी को बताया, किसी ने उनकी आशिकी को जिम्मेदार ठहराया और किसी ने माशरती हालात को। लेकिन मुहिब आरफी साहब कहते हैं कि मीर बुनियादी तौर पर एक मुफक्किर शायर थे। वो उनके यहाँ कोई बाज़ाब्ता निज़ाम फिक्र नहीं मिलता। उनके दर्द व गम का सबब यह है कि उन्हें खारजी कायनात के नाकाबिले इदराक होने का गम था, और ये गम भी कि खुद उनकी अपनी हस्ती भी नाकाबिले इदराक है। मीर का दोज़-गुदाज़ उनकी इंतहाई ताकतवर तहकीकी जिबिल्लत की मुस्तकिल नाआसूदगी का नतीजा है। तो नामालूम हकीकतों के दरमियान मीर के सामने तवहुम की एक कायनात थी और इस तवहुम की दुनिया की अलमनाक पहाड़। आलम किसी हकीम का बांधा तिलिस्म है, कुछ हो तो एतबार भी हो कायनात का। एक शेरी मिजाज की नुमाइंदगी मीर के कलाम में हुई और दूसरे शेरी मिजाज की नुमाइंदगी गालिब के कलाम में। शायरी ही में नहीं, ये शेरी मिजाज तनकीद में भी जाहिर हुआ। एक ने मीर को खुदाए सुखन कहा और दूसरे ने गालिब के कलाम को वैद मुकद्दस के बराबर ठहराया। इनके दरमियान फैसला मुहिब साहब कहते हैं कि आज का ज़ौक़े शेरी ही कर सकता है। हाज़रीन कराम, आज का ज़ौक़े शेरी मादी के ज़ौक़े शेरी से बहुत मुख्तलिफ हो गया है, क्योंकि आज का ज़ौक़े शेरी जिस विजन का हिस्सा है उसकी तामीर और तश्कील यूरोप के फलसफे और साइंसी उलूम हो रही है। मुहिब आरफी साहब कहते हैं कि साइंसी दरियाफ्तों ने फिक्री पस मंजर को किस कदर बदल दिया है, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि आज हमारी हस्ती इबारत है ज़ी शऊरियत से और उन चीजों से जो हमारे शऊर में आती हैं, लेकिन खुद हमारी ज़ी शऊरियत हमारे शऊर की गिरफ्त में नहीं आती। क्योंकि अगर ये ज़ी शऊरियत हमारे शऊर की गिरफ्त में आ सकती तो वह मोरिदे शऊर होती, हमारी हस्ती न होती। दूसरे लफ्जों में
ہم اپنی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باہر سے جو اعصابی ارتعاشات ہمارے ذہن تک پہنچتے ہیں وہ بھی صرف ارتعاشات ہوتے ہیں، ان میں کوئی خصوصیت باہر کی نہیں ہوتی، یعنی یہ خارجی کائنات بھی ہمارے دائرۂ ادراک سے باہر ہے۔ ان دو مختلف شعری مزاج رکھنے والوں کے درمیان فیصلہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جمالیاتی پہلو کے ساتھ تحقیقی جبلت کا اظہار کس کی شاعری میں زیادہ ہوا ہے۔ محب صاحب کے خیال میں میر فکر کی جن بلندیوں تک پہنچا ہے وہاں غالب کا گزر تک نہیں ہوا۔ میر کی شاعری اپنی تحقیقی جبلت سے پیدا ہوئی ہے اور غالب سنی سنائی باتوں سے انشا پردازی کر رہا تھا۔ میر کی شاعری میں ان کی عظیم تحقیقی جستجو حقیقت کو نہ پا سکنے کا ذاتی تجربہ اور اس ناکامی کا زندہ احساس بولتا ہے۔ اظہار کی یہ سچائی اور احساس کی یہ عظمت غالب کے سلام میں نظر نہیں آتی۔ کہیں کہیں ان دونوں کے اشعار کا محب صاحب نے موازنہ بھی کر دیا ہے۔ حاضرین کرام، میر کا عہد تصوف کا عہد تھا اور محب صاحب کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ میر کے سامنے تصوف کی دنیا رہی ہو، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ اس مقالے میں ہمیں اس سے کہاں واسطہ ہے کہ میر کے دل میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دانستہ یا نادانستہ میر کے قلم سے کون کون سے ایسے اشعار صادر ہو گئے ہیں جن میں آج کے ذوق شعری کے لیے قدر اول کی کیف انگیزی موجود ہے۔ چنانچہ محب صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص آج کی طبیعت اور نیوکلیئر فزکس، نفسیات اور اضافیت اور ہائزنبرگ کی انسرٹینٹی پرنسپل سے واقف ہوگا اور اس کے ذہن میں جدید سائنسی دریافتیں رچی بسی ہوں گی، وہ تصوف کے مسائل سے کیا دلچسپی لے گا؟ اسے تو میر کے کلام میں ایسے اشارے ملیں گے جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ میر الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنا چاہتا تھا اور وہ اس حقیقت کو پانے میں ناکام ہوا ہے۔ محب صاحب کے نقطۂ نظر سے میر ایک طرف خارجی کائنات اور اپنی حقیقت کے ہاتھ نہ آنے پر ماتم کنا ہے اور دوسری طرف اس کا غم جمالیاتی کیفیتوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ فکر کی گہرائیوں اور بلندیوں میں تشبیہیں اور استعارے میر کی شاعری میں جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ میر اپنی وسیع معنویت کا اظہار نئے نئے استعاروں اور نئے نئے پیرایوں میں کرنے پر قادر تھا۔ البتہ میر کے جو اشعار محب صاحب نے نشتر کی حیثیت سے منتخب کیے ہیں ان میں سے ممکن ہے کچھ ایسے ہوں جنہیں آپ سرے سے نشتر ہی نہ قرار دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن اشعار کی تشریح تحت المظاہری حقیقت کے نقطۂ نظر سے کی گئی ہے آپ انہیں عاشقانہ قرار دیں۔ یہ اختلاف فطری ہے، لیکن اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ محب عارفی نے اپنے خیالات کا اظہار جرأت اور دیانتداری سے کیا ہے۔ میرے خیال میں میر کی شعری ماہیت کے سلسلے میں اپنی نوعیت کی یہ ایک اہم کتاب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میر کے جن اشعار کو لوگ صوفیانہ اشعار قرار دیتے ہیں انہیں جدید سائنس کے پس منظر میں دیکھنے کا جواز کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ آج مشرق کے قدیم افکار اور مغرب کے جدید سائنسی رویوں میں بڑی مماثلت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر آپ وحدت الوجود اور جدید سائنسی فکر سے واقفیت رکھتے ہیں تو یہ مماثلت واضح ہو جائے گی۔ مثلا لارنس لیشان جو ایک ممتاز نفسیات داں ہے اس کے بیان سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے، لیکن لارنس لیشان سے پہلے میں سر جیمز جینس کا یہ احساس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سائنسدانوں میں
इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि सारे उलूम और सारी साइंसेस का रुख इसी तरफ है कि हकीकत गैर मैकेनिकी है और कायनात एक बड़ी मशीन से ज्यादा एक बड़े ख्याल की सूरत में मौजूद है। कुछ गुल से हैं शुगुफ्ता, कुछ सर्व से हैं कदकश, उसके ख्याल में हम देखे हैं ख्वाब क्या क्या। लॉरेंस लीशान कहता है कि जो कुछ मौजूद है वही मुतलक है, बल्कि मुतलक ही कायनात बन गया है। वो कायनात जो ज़मान व मकान और इल्लत व मालूल के कानून से गुजर कर हमारे मुशाहिदे में आती है। वक्त, फासला और इल्लत व मालूल वो शीशा है जिसमें से मुतलक नजर आता है। इस कायनात में न कहीं वक्त है, न फासला और न अस्बाब व इल्ल का कानून। ये सब उसी वक्त नजर आते हैं जब मुतलक आलमे मज़ाहिर में नुज़ूल करता है। आदरी यूं लगता है कि इंसान का ज़हन इस कायनात की अक्कासी करता है और कायनात इंसानी ज़हन की अक्कासी करती है, यानी मुतलक की अजमत दोनों तरफ झलकती है, इंसान में भी और कायनात में भी। फिराक साहब ने कहा था कि मीर की शायरी में इंसान और कायनात दोनों की अजमत झलकती है। मुहिब आदमी साहब कहते हैं कि जदीद इंसान और मीर दोनों की ट्रेजेडी ये है कि ये दोनों सिरे उनके हाथ नहीं आते। मुहिब साहब ने मीर तब्ती मीर की शायरी पर वाकई एक जिंदक साहब लिखी है। जमील साहब के ख्यालात आप समाप्त फरमाएं। अब मैं एक और अफ़ाल और शायर जिनकी तनकीद की गई किताबें शाया हो चुकी हैं और शायरी का मजमूआ सियासी ज़मीन शाया हो चुकी है, मैं जनाब अहमद हमदानी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और उस किताब पर पेश करें। जनाब अहमद मुहिब साहब से मेरे जो ताल्लुकात हैं वो बारे में सबको मालूम है। इस वक्त मैं उनकी किताब पर तदवीन मजमून नहीं बोलूँगा। जहाँ पे मजमून का ताल्लुक है, शहर अंसारी और समझ खासी रेलिवेंट बातें कर चुके हैं। मुझे ये अर्ज करना है कि मुहिब साहब एक फिक्री इंसान है और उनकी शायरी में भी फिक्र का उनसे हमेशा गालिब रहा। अब उन्होंने मीर के हवाले से अपने फिक्री और अपने ख्यालात और तसव्वुरात को उजागर किया है। मीर एक वसीला है, दरअसल उन्होंने अपने ही ख्यालात को उसमें बयान किया है। असल उनका मसला जो है वो मुतलकियत और इजाफियत की जंग है। जब से साइंसी उलूम रायत हुए हैं और हमारी तहजीब साइंसी तहजीब बनती जा रही है, उस वक्त से हमारी जो रिवायती तसव्वुरात थे जिनकी बुनियाद अकीदा होता था, उसके दरमियान और मौजूदा उलूम से जो तश्कील पाया हुआ ज़हन है, उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई और ये खलीज बड़ी अनोखनाक और बड़ी खतरनाक है। चुनांचे 18वीं सदी के एक जर्मन रोशन ख्याल दानिश्वर लेसिंग ने कहा था कि दरअसल हमारे अकीदे और हमारे मौजूदा ज़हन के दरमियान जो खलीज है उसका बांटना बहुत मुश्किल है और वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और वो दरअसल बात यह है कि जो रिवायती ज़हन था वो हकीकत मुतलका तक और हकीकत असली तक अपनी रसाई चाहता था। उसके यहाँ तमाम अखलाक और तमाम चीज़ें जो चीज़ें मुतलक थी उनमें कोई तब्दील, कोई तब्दीली, कोई कभी कोई पेशी नहीं होती थी। यानी खुदा ताला की ज़ात अकमल और कामिल है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकती और कोई हकीकत असली है। उसी की मुनासबत से जो कदरें थी वो कदरें भी दरअसल मुतलक थी। लेकिन हमारी इंसानी तालीम और हमारे साइंसी उलूम ने बताया कि ज़हन इंसानी की रसाई सिर्फ इजाफी चीज़ों तक है। तो स्पेसिफिक और फाइनाइट और रिलेटिव
में रहकर ही चीजों का मुताला कर सकता है, वो कभी भी मुतलब तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्योंकि हमारे मुहिब साहब एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे या इनकी तबीयत जो थी वो पहले मजहबी थी, उसके बाद इन्होंने मौजूदा उसूल की भी तालीम हासिल की और अब ये चांद ले रहे हैं कि मौजूदा उसूल के जरिए और वसीले से वो हकीकत तक रसाई हासिल कर लें। ये दरअसल खुद एक ऐसी चीज है जिसका उसूल बिल्कुल नामुमकिन है। चुनाचे उन्होंने जहाँ जहाँ भी बहसें की हैं, फिजिक्स के सिलसिले में उन्होंने बाद में बताया कि फिजिक्स भी यहाँ बेकार हो गई है, जेनेटिक्स भी बेकार हो गई है, बायोलॉजी में सारे उसूल का जिक्र करते हुए सिर्फ इसलिए उनको नापसंद कर दिया कि वो कोई मुतलक जवाब नहीं देते किसी सदाकत के बारे में। वो हर सदाकत को इजाफी ठहरा देते हैं। जहाँ तक इंसान का मुशाहिदा और तजुर्बा पहुंचता है और जो हालात होते हैं उनके मुताबिक अपने अशिया का और मनाजिर का तजिया करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन वो नतीजा कभी भी मुतलब नहीं होता। जबकि मजहबी तरबियत का जो उनके जहन के अंदर मौजूद है, उनके अंदर एक मजहबी इंसान जिंदा है, वो मुतालबा करता है कि हर कदर को दरअसल मुतलक और हकीकत को मुकम्मल सूरत में पा लूं। तो इसके पाने की दरअसल वसीला अकल कभी होता नहीं है। इसके पाने के लिए एक विज्ञान की जरूरत होती है और क्या एक इरफान की जरूरत होती है, लेकिन वो बजाय विज्ञान और इरफान के उसको अक्ल के जरिए और मौजूदा उसूल के जरिए हासिल करना चाहते हैं, जबकि मौजूदा उसूल का कभी भी ये दावा नहीं रहा है कि वो हकीकत से मुतलब तक पहुंचेंगे या पहुंचा सकेंगे। उनका मसला तो फिर सिर्फ इस जमान मकान के अंदर रहते हुए जो हालात है उसके मुताबिक अपने चीजों का मुताबिया करना होता है। तो ये दरअसल मुहिब साहब का मसला रहा है कि वो किसी न किसी तरह से मुतलब तक पहुंचे। ये बात उन्होंने जानकर नहीं, बल्कि ये उस तरबियत का नतीजा है जो मजहब और अकीदे की बिना पर उनको हासिल नहीं है। इसी तरह दरअसल दूसरा बड़ा मसला और आम मसला जो होता है वो है गॉड मैन रिलेशनशिप और मैन और नेचर रिलेशनशिप। इसमें भी वो अगर अकल से का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और नतायज दिखेंगे, और अगर अकल के अलावा विज्ञान का सहारा लेंगे या अकीदे का सहारा लेंगे तो नतायज दूसरे निकलेंगे। वो दरअसल कोशिश ये कर रहा है, बड़ा मुश्किल मसला उनके लिए हो गया है कि वो नतायज बरामद करना चाहते हैं जो विज्ञान से या इरफान से हासिल हो, वो नतायज वो अकल से बरामद करना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें बार बार नाकामी होती है और उससे उन्हें बड़ी परेशानी और बड़ी तकलीफ महसूस होती है। और ये तकलीफ उनके फन के अपने तो बड़ा नेक फाल है, उनकी तकलीफ की किताब से बड़ी अहम और पसंदीदा है और उनकी शायरी में भी ये चीज बार बार आती है। तो कोई फिक्री शायरी कोई रौब डालने के लिए या नए ख्याल जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि वो उनके अंदर का एक मसला है, उस मसले से वो बेचैन रहते हैं जिसका इजहार वो करते रहते हैं। तो हम मैन गॉड रिलेशनशिप का मसला तो ये है कि वो भी अकल से उसका दरियाफ्त करना खासा मुश्किल है। उसके लिए भी किसी अकीदे की जरूरत होती है। इंसान एक अकीदे पर कायम होगा तो वो रिश्ता उसका उसको हो सकेगा, क्योंकि खुदा अवतारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तजिया अकल से किया जा सके। तो ये अकीदे की चीज है। इसी तरह नेचर एंड मैन रिलेशनशिप में भी दो चीजें, एक तो चीज ये जो हमारे सूचिया ने किया था कि इस पूरे नेचर को उन्होंने मजहर खुदाबंदी समझा और इस तरह से वो नेचर के तमाम मजाहिर और तमाम मनाजिर में खुदाबंद ताला का जलवा देखते थे। इससे उनकी जो रिलेशनशिप कायम होती थी उसमें कोई अदबियत और वैरियत नेचर से पैदा कर होती, क्योंकि वो भी अल्लाह का एक मजहर है और इंसान भी अल्लाह का एक मजहर है, और न सिर्फ मजहर है बल्कि आला मजहर है, ऐसा मजहर है जिससे पूरी नेचर मौजूद है, यानी आलम में असगर है। तो इस लिहाज से वो एक सुकून का रास्ता था कि जब भी आप जिस चीज को देखेंगे उसमें आपको हकीकत असली नजर आएगी। ये था तसव्वुफ का मसला कि नेचर को अल्लाह का मजहर समझा जाए और उसको भी अल्लाह का मजहर समझा जाए। इस तरह से नेचर और आप दोनों मजहर खुदाबंदी होने के हैसियत से बराबर हो जाए तो उसमें कोई रहमत बाकी न रहे। इसके अलावा एक दूसरी सूरत के कुछ लोगों ने, मॉडर्न लोगों ने नेचर को दरअसल अपने से गैर समझ लिया कि नेचर हमारी गैर है और नेचर के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे साथ वालिदाना रवैया रखती है, और इस तरह से एक उनके अंदर बेगानी का जज्बा नेचर से पैदा हुआ। तो ये सब चीजें जो थी तो हमारे रवैये रहे हैं हमारे मुहिब साहब ने, न तो नेचर को तसव्वुफ के अंदाज से पूरी तरह से तस्लीम किया है और अपना नेचर को उन्होंने मौजूदा साइंसी एतबार से और नए ख्यालात के तौर पर किया है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि नेचर से भी अपना रिश्ता वो इस तरह बरकरार रखें
सारे मसाइल रहे हैं तो खाली ज्यादा मसाइल है, इनका इजहार वो अपनी शायरी में भी करते रहे हैं, आपने भी किया है। और अब इस किताब में जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने इन सब बातों को मीर की शायरी के हवाले से पेश करने की कोशिश की है। इसमें एक काम तो ये हो गया है कि मीर की शायरी की जो तरह उन्होंने करती है जगह जगह, वो मौजूदा ख्यालात की रोशनी में ज्यादा वादे हो गए हैं, हमारे हमसे रेलेवेंट ज्यादा साबित कर दिया उन्होंने। और वो जिस अंदाज में कहे गए थे उससे जरा थोड़ा डेविएशन है, और ये डेविएशन बिल्कुल अकल मुमकिन है। जैसा कि रीडिंग ने भी कहा था कि किसी जमाने की शायरी होती है उसके मफाहिम अगले जमानों में इंसानी शऊर की के इजाफे के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इन्होंने भी अब जो हम इज्तिमाई शऊर आजकल का है उसके पस मंजर में मीर को देखा है और मीर के अशार की तशरीह की है। अलबत्ता जो दौर शेरी जिसको आज का दौर शेरी उन्होंने कहा है, ये दौर शेरी दरअसल हम शख्सियत तहरीक की हद तक तो कह सकते हैं जब फिल्म फौजी और मामूलियत का दौर दौरा था और हमने तकलीफ से और पुरानी रिवायत से हटकर खुद थोड़ा सा अदब इस्तेमाल करने की तरफ हम आए थे। उस जमाने के लिहाज से चीजें दौर शेरी है मॉडर्न ही है, लेकिन अब एक मॉडर्न में एक किस्म आ गई है जो बिल्कुल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पर ज्यादा जोर देता है, शूर ज्यादा लाशूर पर ज्यादा जोर देता है और उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। तो आज का दौर सिर्फ नेशनल तक महसूस नहीं है बल्कि इंटरनेशनलिटी को भी कवर किए हुए, और ये कहता है कि नेशनलिटी जो है वो ज्यादा है कायनात के रीजन से, तो रीजन उससे कमतर है। इसी तरह से लाशूर जो है वो शऊर से ज्यादा उसकी हैसियत है। तो अदब में तो ये सब चीजें, तो आज के दौर से अगर हम ये जो दूसरा एक रवैया है इसको खारिज करते हैं तो मेरे ख्याल से हम आज के दौर का के साथ इंसाफ नहीं बनेगा। ये भी नहीं कहेंगे कि वो जो हमारा नेशनल अप्रोच है वो मॉडर्न नहीं है, वो भी मॉडर्न है, लेकिन वो मॉडर्न है और उसके बाद जो दूसरे डेवलपमेंट हुए हैं वो भी दिखती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम उनकी शायरी में देखते हैं। और एक खास बात जो मुझे नजर आती है मोहित साहब के यहाँ, वो दरअसल उनका अक्ल पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो वो समझते हैं कि अक्ल हर मसले का हल है। तो मैंने अक्ल उनसे कहा है कि हर मसले का अक्ल हल नहीं होती, जो चीज मावराए अक्ल हो उसको अक्ल से कैसे हल किया है, ये खुद अक्ल का तकाजा है। अगर आप ये अक्ल इस्तेमाल करें तो कम से कम ये तकाजा जो अक्ल का है कि मैं मावराए अक्ल न जाऊँ, तो वो जो अक्ल में आ सकता है अक्ल में वो चीज आएगी जो आपके जमाने मकान के अंदर है। मावराए जमाने मकान जो चीज है वो तो अक्ल में आ ही नहीं सकती, और हकीकत असली और हकीकत कुल ये मावराए जमाने मकान है। जमाने मकान में दूसरा चीजें बदलती रहती है, तब्दीली आती रहती है, तो इस तक तो अक्ल चल सकती है, लेकिन इसके ऊपर अक्ल का इस्तेमाल करना वो अक्ल के साथ जाती मालूम होती है। और वो ये जाति बराबर करते रहे और कर रहे हैं अभी तक, और वो कहते हैं कि नहीं साहब अक्ल से मालूम करना है हमें। तो अब उन्होंने इसमें कोशिश की है उससे आप वो हकीकत असली तक पहुंचे हो या ना पहुंचे, लेकिन ये तयशुदा है कि वो एक उनका मसला बन गया है, एक डर बन गया है कि इसने शेर की सूरत अख्तियार की है तो बड़ी शेरियत से पैदा हो गई है। और जब ये नस्ल में जहाँ उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है तो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें होती है। तो इस लिहाज से उनके ये जो मसला है उनके लिए तकलीफ के लिए तो बड़ा कारआमद है, लेकिन उनके साथ के लिए बहुत तकलीफें हैं, तो और वो इस तकलीफ से बराबर गुजर रहे हैं। अब दूसरी बात जिस वक्त मुझे इख्तिलाफ है वो ये है कि उन्होंने फरमाया है कि तालीम तो कमतर था और वो छोटी छोटी बातें उसने कहती है, जबकि ये साहब जदीद फिक्र या शायर है, ये ऐसा हकीम नहीं है। ये साहब बहुत बड़े शायर हैं, तालीम से बड़े शायर हैं, उनको तस्लीम कर दूंगा, लेकिन तालीम ने जितना रिवायत को तोड़ने की कोशिश की और ऐसे जदीद को जितना समझने की कोशिश की है और जदीद हिस्सियत को जितना अपनाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से उस जमाने की किसी शायर ने और किसी भी दानिश्वर ने वो कोशिश नहीं की। सर सैयद साहब की कोशिश भी उसके बाद शुरू हुई। आज करना ये कि पहले जो हमारा रिवायती तर्ज एहसास था वो तशकील पाता था मुसल्लमा अवतार से, जैसे मैंने किया कि मुतलक हकीकत मुतलक हमारी बुनियाद थी, चुनांचे सारी अवतार की हमारी मुतलक थे, मुसल्लमा थे। वो मुसल्लमा अवतार खैर के मुसल्लमा तसव्वुरात हमारे तर्ज एहसास को तशकील देते थे, जबकि मौजूदा जमाने में उन अवतार पर शक करना और तजुर्बे की कसौटी पर परख कर किसी बात को खसूस या रद्द करना, चाहे वो उसी कदर को कबूल कर ले जो हमारे रिवायती अवतार में थे, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर अपने साथ
किया जाए तो जदीद हिस्सियत की बुनियाद दरअसल ज़ाती तजुर्बा है, मुसल्लमा अक़दार नहीं है। मीर साहब की पूरी शायरी में और उनके पूरे तर्ज़ एहसास में जो चीज़ काम करना है वो दरअसल मुसल्लमा अक़दार से तश्कील करना तर्ज़ एहसास है, जबकि गालिब के यहाँ मुसल्लमा अक़दार से नहीं बल्कि तजुर्बे से, ज़ाती तजुर्बे से जिन चीज़ों की तस्दीक हुई है उन्हें कबूल करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, आ गई घर नहीं गफलत ही सही, लेकिन वो होना चाहिए उसके अपने जाति तजुर्बे से। और गालिबन जदीद हिस्सियत के जदीद तर्ज़ एहसास की एक शनाख्त यही है तो उसकी बुनियाद जाति तजुर्बा होती है, जबकि हमारी रिवायती तर्ज़ एहसास की बुनियाद मुसल्लमा अक़दार होती है। इस लिहाज से गालिब जदीद हिस्सियत के एतबार से मैं साहब के खिलाफ इसलिए कहता हूँ मीर से बड़े शायर थे। मीर साहब रिवायती तर्ज़ एहसास के सबसे बड़े शायर हैं बल्कि दुनिया के बड़े शोरा में होंगे रिवायती तर्ज़ एहसास, लेकिन जदीद तर्ज़ एहसास में गालिब साहब हमारे सबके रहनुमा हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि हमें अब जदीद हालात में, जदीद दुनिया के सामने और जदीद दुनिया में किस तरह से अपना रवैया मुताबिक करना चाहिए और इसी बुनियाद पर जो तर्ज़ एहसास तशकील पाया है इस लिहाज से मेरे ख्याल से गालिब जदीद पर बहुत अहमद हमदानी साहब मुझबार साहब की किताब के बारे में बयान कर रहे थे। अभी जो तकरीरें आपके सामने हुई उनसे और जिन साहिबान ने किताब का मुताला किया है उससे भी अंदाजा हो जाता है कि बुनियादी तौर पर ये किताब फलसफियाना सतह से लिखी गई है और उसमें बहुत से ऐसी बहसें आई हैं कि जिनसे इख्तिलाफ तो किया जा सकता है लेकिन उनसे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। और जरूरत इसी बात की है कि जिन मसाइल को और जिस तनाजुर को मुनीम साहब ने पेश किया उस पर अहले इल्म और बतौर खास फलसफे से ताल्लुक रखने वाले साहिबान इल्म सारे ख्याल करें। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर काजी अब्दुल कादिर साहब तशरीफ फरमा है जो एक फलसफी हैं, फलसफे के उस्ताद हैं। अदब, उर्दू और फलसफे पर आपके मज़ामीन मुल्क के मुख्तलिफ रिसालों में शाया होते रहे हैं। मैं डॉक्टर काजी अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं और गुरुद्वारा साहब के विकास पर हमारे ख्याल डॉक्टर काजी अब्दुल कादिर। भारती साहब भारती साहब की किताब में तीन नहायत आला दर्जे के मकालात, दो मकालात एक नजर और इसके बाद मेरे ये कुछ कहने की गुंजाइश बहुत कम, लेकिन यहाँ मैं याद करना चाहूँगा कि भारती साहब की किताब की जो सबसे बड़ी अहमियत है कि आप उससे इख्तिलाफ करें, लेकिन वो जो मबाहिस उन्होंने छेड़े हैं उनसे आप सब नजर नहीं कर सकते। ये जो मैं चंद बातें अर्ज करूंगा इसी से आप लिखिए। इस मजमून का उन्वान वही है इस मजमून का उन्वान वही है जो मुहिब भारती साहब की किताब का है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 357 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब के वो सफ़हात निकाल दिए जाए जिनमें मीर और गालिब को मुख्तलिफ अशार दर्ज है और मीर के अशार की तशरीह दी गई है, तो ये बताने के लिए कि ज़ौक़ शेरी एक इज़ाफ़ी बात है और फिर मीर बाज़ जैसों में गालिब से बेहतर शायर हैं
वही भारती साहब के पास सिर्फ 59 सफ़ात बाकी रह जाते हैं। इन दो नताइज तक पहुंचने के लिए शायद ये सफ़ात काफ़ी होते, लेकिन इन नताइज के मुकदमात और उसके मुस्करात के लिए नाकाफी हैं। मुझे ज़ौक़ शेरी के बारे में आशिक़ साहब के बयान या नतीजा एक गुफ्तगू या गालिब और मीर के मवाज़ने में मीर को बेहतर करार देने से दिलचस्पी कम है। इन मुकदमात और मुस्करात से ज़्यादा है जिनका ताल्लुक आशिक़ साहब के नताइज फ़िक्र से। लेकिन एक और बात भी है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए, और वो है फ़नून लतीफ़ा में या फ़नून लतीफ़ा या अदब में, अदब के सियाक़ में कारी और नाक़िद का किरदार। ये बात वो है जिस पर किताब में बहस नहीं की गई, सिर्फ इसकी तरफ इशारा है। हम गुफ्तगू का आगाज़ मौलवी आशिक़ साहब के ज़ौक़ शेरी के बारे में नताइज के मुकदमा से करेंगे और इसके बाद कारी और नाक़िद के किरदार की तरफ तवज्जो देंगे। ये कहना कि ज़ौक़ शेरी इज़ाफ़ी बात है, इसके दो पहलू, एक तो ये कि शेर गोई का ज़ौक़ इज़ाफ़ी है और दूसरा ये कि शेर फहमी का ज़ौक़ इज़ाफ़ी। और इन नताइज तक पहुँचने के लिए किसी फ़लसफ़ियाना मुक़दमे के बजाय इस तजुर्बा आम को सनद बनाया जा सकता है कि शायर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। इसी तरह बाज़ लोग शेर फहम भी होते हैं और ज़ौक़, लेकिन शेर फहम कोई जामिद तबका नहीं कि वो तबका है जो जानदार शेर की तशख़ीस कर सके। जानदार शेर के बारे में अंसारी साहब कर चुके हैं। दोहराने की जरूरत है। जानदार शेर आशिक़ साहब के ख्याल में वो शेर है जो आप पर वो क़ल्बी कैफियत तारी कर दे जिनसे शायर दो चार हुआ था। ये बाअहलियत तारीख का तबका है, लेकिन एक शेर को जानदार शेर समझना कोई कुल्ली या मुतलक बात नहीं। बेदिल के अशार के लिए गालिब के क़बील का क़ारीन बाअहलियत होंगे, जबकि शिबली नुमानी के क़बील के क़ारीन नहीं होंगे। गोया एक शेर एक क़बील के क़ारी के लिए जानदार होगा और दूसरे के लिए बेजान होगा। एक बाहर क़ारी एक शेर को जानदार शेर कहेगा तो ये दुरुस्त बात होगी, बरखिलाफ इसके एक दूसरा क़ारी इस शेर को पसंद ना करे तो वो नाअहल क़ारी कहलाएगा और इस शेर की हद तक और इस क़ारी की तनक़ीद या तबसरे की हद तक नाक़ाबिल इतना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये नाअहल क़ारी मुतलक़न नाअहल हो, क्योंकि किसी दूसरे शेर के लिए वो बाअहलियत साबित हो सकता है। यानी एक क़ारी बैक वक्त बाअहलियत भी हो सकता है और ज़ौक़ भी। ये नतीजा है आशिक़ साहब की चीज़। हासिल गुफ्तगू ये बात भी कि ना कोई शेर मुतलक़न जानदार होगा, ना कोई क़ारी मुतलक़न बाअहल होगा। ये इंतहा दर्जे की ज़ातियत है, लेकिन इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। सिर्फ इस मंतिक़ की तरफ इशारा करूँगा जो इस नतीजे में मुज़मिर है, और वो मुख्तसरन ये है। जानदार शेर की तशख़ीस बाअहलियत क़ारी करता है और बाअहलियत क़ारी वो है जो जानदार शेर की शिनाख्त करता है। ये एक इस्तिदलाल दौरी है, लेकिन आशिक़ साहब इस मंतिक़ फासिदा से रफ़ नज़र करते हैं और ज़ौक़ शेरी के इख्तिलाफ़ पर तवज्जो देते हैं और इसके असबाब इल्म को नफ्सियात आम के क़दीम का सुलूक तिब्बत में तलाश करते हैं, जिसकी तरफ हमारे सारे अहबाब ने तवज्जो दिलाई। थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाह रहा हूँ। मेरा यह ख्याल है कि आशिक़ साहब ने इस सिलसिले में जो कहा है उसका ताल्लुक नफ्सियाती तहज़ीब से है। ये नहीं कि इख्तिलाफ़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दानिश में एक फिजिशियन है कि जिसको रिवाइव करने की कोशिश की। हिस्ट्री हमें इल्म है कि 19वीं सदी के वक्त से डार्विन और बाद अमरीकी विलियम जेम्स की तहरीरों से नफ्सियातदानों में पेचीदा इंसानी किरदार के सादा किरदारी मुरक्कों की तलाश संजीदा इल्मी मसला बन गया। इस सदी के शुरू में इंग्लिस्तान और फ्रांस और जर्मनी में तहक़ीक़ात का आगाज़ हुआ। इस ज़िमन में मैकडूगल, टार्डिस और शैन वगैरह के नाम नुमाया। विलियम जेम्स ने जब ये कहा कि इंसान का जिबली असासा दूसरे हवानों की निस्बत कहीं ज़्यादा है, तो वो 19वीं सदी के उस तस्वुर के खिलाफ बात कर रहा था कि इंसान में अक्ल हैवानी जिबलतों का बदल और इंसान का इंसान होना उसके अक्ली हिस्से पर मबनी। विलियम जेम्स के तस्वुरात से इख्तिलाफ था और वो इंसान और हैवान में सफाई और उनकी ताल्लुक को करीब से करीब देखता था। मैकडूगल ने इसी मौक़िफ़ को पेश नज़र रखते हुए इंसान के असासी हैवानी विरसे की एहतियाती, समाजी और सकाफती आलम में आवरी और अहमियत बताने की कोशिश की।
एतबार से देखें तो आरपी साहब का ये थीसिस उसमें खासा करीब तक है। मैकडूगल ने 7 असासी जिबलतों का तफसील बताते हुए एक असासी जिबलत तजस्सुस का भी जिक्र किया, जिससे बैक वक्त तहय्युर और खौफ के हिजानात वाबस्ता होते हैं। तजस्सुस एक मरहले हयात में उज़वी की मौत का सबब भी बन सकता है और दूसरे में तहकीक जस्तुजू की बुनियाद फराहम करता है। हम ये कह सकते हैं कि जब जिस जिबलत तहकीक का जिक्र मुइब आरपी साहब ने किया है वो मैकडूगल की जिबलत तजस्सुस की कौसी है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जमालियाती मबाहिस में और तहसीन फन में साइंसी, नफ्सियाती या उज़वियाती तस्वुरात और क़वानीन किस हद तक मुनासिब और मौजू करार दिए जा सकते हैं। आपको आप दहलीम का वाक़या याद होगा कि जब दक्कन पहुंचे तो एक साहब ने जिज्ञासा किया कि वो शेर कैसे कहते हैं। साहब ने कहा हमें खबर नहीं, आप बताएं कि आप कैसे कहते हैं। तो साहब ने बताया कि वो पहले उठते हैं, फिर बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लोटा उठाते हैं, संभालते हैं, फिर कहीं जाकर एक मिसरा कह पाते हैं। साहब ने कहा शेर कहते नहीं, जनते हैं। साहब के इस तबसरे से ये बात सामने आती है कि तख्लीकी अमल की तहरीर मुमकिन नहीं, ये बेहमा मुकम्मल अमल है और इसके मुक़दमात का ना ही सुराग लगाया जा सकता है और ना ही इस सियाक में इल्लतों, असबाब और शराइत का तज़किरा हो सकता है। अगर उज़वियाती तब्दीलियां ही शेर गोई को मुतज़म्मिन है तो इससे एक कदम आगे जाकर यह सवाल करना होगा कि एक अच्छा शेर कहने के लिए शार को कितने बार उठक बैठक करना होगा और यह सवाल बेमहल अल्लाह होगा। मैं याद करना चाह रहा हूँ कि शेर गोई ही नहीं, किसी भी तख्लीकी अमल के लिए उज़वियाती तब्दीलियां और नफ्सियाती हेले उस तख्लीकी अमल और तख्लीक की तौजीह के लिए गैर जरूरी और नाकाफी होते हैं। तख्लीकी अमल और तख्लीक की तौजीह और तरकीब के लिए उज़वियाती हेलों की अहमियत से इनकार है। इससे इनकार में यह तस्वुर कार फरमा है कि जमालियाती सियाक में इल्लत मालूल का कानून पेश नजर रखना दुरुस्त नहीं। इल्लत मालूल का दायरा कार आलम अशिया है। इस मेज, उस कुर्सी और फलाए मर्द के बारे में गुफ्तगू हो तो हम इल्लत मालूल को पेश नजर रख सकते हैं, लेकिन जब फन पारे के लिए भी ये उसूल तौजीह बना लें तो हम फन पारे को शय में तहवील कर देते हैं। लेकिन क्या एक शेर एक मेज, कुर्सी या इमारत की कबील की है? क्या शेर भी एक शय है? इस ख्याल की वजाहत के लिए अदब से नहीं तो मुसव्वरी से मदद ली जा सकती। एक तस्वीर, एक स्टिल लाइफ जिसमें एक जग, एक गिलास और चाय की प्याली दिखाई गई। ये तस्वीर 3 अशिया की है, लेकिन क्या यह तस्वीर भी इसी किस्म की शय है? संगे मरमर और तराशीदा मुजस्समे की भी बात की जा सकती है। वो क्या चीज है जो वीनस डी मेलो को संगे मरमर से मुमय्यज करती है? संगे मरमर एक शय है, क्या वीनस डी मेलो भी एक शय है? लेकिन हम शय से क्या समझें? इसका जवाब एक जुमले में यह दिया जा सकता है, शय कारावरी से इबारत है। शय होना काबिल इस्तेमाल होना है, फनपारा नाकाबिल इस्तेमाल। ये सही है कि अहले सरवत बड़ी रकमें खर्च करके तस्वीरें खरीदते हैं और अपने घर सजाते हैं, तो तस्वीर अपनी दौलत की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायर गजल कहता है और इश्तिहारी कंपनी उसे कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन तस्वीर को तस्वीर होने के लिए और गजल को गजल होने के लिए इन कारोबारी मराहिल से गुजरना जरूरी नहीं। कारोबारी सियाक से वाबस्तगी से फन की तशहीर तो हो जाती है, ज्यादा लोग उससे वाकिफ हो जाते हैं, लेकिन इसके जमालियाती वजूद में ना कोई इजाफा होता है ना कभी। लेकिन जब फनपारा इस हादसे से दो चार होता है तो दूसरे मरहले में फनकार भी शय बनता है और इसके भी दाम लगते हैं और इस तरह अवलन माशी और फिर सियासी इक़्तिदार के दरवाजे खुल जाते हैं। जमालियाती सियाक में तबी उलूम के उसूल और क़वानीन इंसानी रिश्तों के टूटने का शख्साना बन जाता है, लेकिन तबी उलूम के ज़ाब्तों में रियाजी और रियाजियाती पैमानों का भी शुमार होता है। क्या अदबी तनकीद में शुमारियाती उसूलों की गुंजाइश है? क्या वोटों की गिनती की तरह अशार की गिनती तनकीदी ज़ाब्ता बन सकती है? हिसाबी और शुमारियाती तरीकों की इमरानी उलूम में दखलअंदाज़ी की इब्तिदा पिछली सदी में हुई। फिर इंसानियती उलूम, अदब, फलसफा और तारीख में इस रुझान ने अजब अंदाज अख्तियार किया। रियाजी खतियत और इख्तिसार के दाई है, जिसके इशारे, अलामतें और मकादीर एक ऐसी ज़बान फरहम करते हैं जिसकी नुमाया खुसूसियत
कैद के बजाय कम और मानवी कुशादगी की बजाय मानवी तंगी होती है। और इस सयाक में तौजीहाती तफसीर के बजाय वहदत मफहूम का उसूल काम करता है और बैक वक्त कई बातें कहने की जिस तरीके की तरफ साहब ने इशारा किया था और जो अदब अदब का लाजमा है रियाजी में एक फिल्मी फतह हो जाती है। और इसकी ये वजह है कि रियाजी एक मसनूई जबान है और समाजी रिवायत की परवरदा समाजी इबलाग जबान तो वो जबान जिसमें आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, रियाजी इस रिवायत से फरार। अदब और शेर इबलाग की जबान है, गोया अदब और रियाजी में एक असासी मुगायरत है। आम समाजी रवैयों में रियाजी और रियाजियाती उसूलों का इस्तेमाल मुजरद कुलियत की उमूमियत हासिल करना है और इंफरादी मानवी गहराई और तनव्वुह को गुफ्तगू से खारिज करना है, जबकि शेर इन्हीं बातों से इबारत जो रियाजी अपने से दूर रखती है। और इसी सबब से शेर और फन की कदर आफरीनी में रियाजियती पैमाने मौजूद नहीं रहे। मगर आरफी साहब ने आला शेर के इंतखाब के लिए कोई फार्मूला दरियाफ्त नहीं किया, जिस तरह इशारा आपने किया, और ये मुमकिन भी नहीं। और इसीलिए उन्होंने अपने ज़ौक़ सलीम का सहारा लिया और इसके बाद दरियाफ्त किया कि ये शेर उन्हें आला दर्जा का शेर मालूम हुआ तो क्यों हुआ। इनका ख्याल है कि शायद ये बेउसूलपन है। मेरी दानिश में ये बेउसूलपन नहीं बल्कि वही बात है जिसकी जने में इशारा कर रहा हूँ कि ज़ौक़ शेरी की गुफ्तगू असलन रियाजियाती सियासी गुफ्तगू नहीं, शेर फहमी रियाजी का सवाल नहीं। और इसीलिए अशार की बुनियाद पर, अशार की गिनती की बुनियाद पर शोरा का मवाजना पर महल मालूम नहीं। लेकिन मोहिब आरफी साहब ने ज़ौक़ शेरी जो ज़ौक़ सलीम को आज़ाद छोड़ते हैं और शेर अच्छा लगने पर ये सवाल ये करते हैं कि शेर अच्छा लगा तो क्यों लगा। अगर आरफी साहब को इसमें या किसी और को बेउसूलपन नजर आता है तो इसकी वजह है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँ, लेकिन बात सिर्फ इशारों तक महदूद नहीं रहेगी, ये बात तफसील जाती है। ये मसला अदब में कारी और नाक़िद के किरदार का है जिसकी तरफ मज़मून की इब्तिदा में मैंने तवज्जो दिलाई। शेर गुफ्तगू किताब ज़ौक़ शेरी से सरोकार रखती है, लेकिन ज़ौक़ शेरी जैसा कि हम कह आए हैं इसके दो पहलू हैं, शेर फहमी और शेर गोई। आरफी साहब ने हकीकतन शेर फहमी के हवाले से अपनी बात जारी रखी, लेकिन शेर फहमी के भी दो पहलू या दो सियाक हैं, एक कारी का सियाक और दूसरा नाक़िद का। आरफी साहब कारी और नाक़िद दोनों का किरदार अदा करना चाहते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आरफी साहब बैक वक्त कारी और नाक़िद होना चाहते हैं, क्योंकि वो इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं तो मेरा तरीक़े सुखन संजी ये है, शेरों से कैफन दोस्त होने के लिए मैं अपने ज़ौक़ शेरी को आज़ाद छोड़ देता हूँ। जिस शेर का अव्वल दर्जे की कैफन गेज़ी मुझे महसूस हो गई, जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं बाद में गौर करता हूँ। आरफी साहब को शेर अच्छा पहले लगता है और फिर वो जानना चाहते हैं कि शेर अच्छा क्यों लगा। एक शेर को अच्छा शेर होने के लिए सिर्फ शेर होने का अलावा और क्या क्या होना चाहिए। गुफ्तगू का पहला सियाक कारी का और दूसरा सियाक नाक़िद का, ये मुख्तलिफ सियाक हैं और मेरी दानिश में ये दोनों एक दूसरे में तहवील पजीर नहीं। और इसका सबब खुद आरफी साहब के यहाँ मिलता। आरफी साहब के ख्याल में शायर और बाअहलकारी की एहसासाती बदनीयत में एक गुनाह मुमासलत है। एहसासाती बदनीयत आपकी इस्तिलाह जो उस पर जीतती है इस पर तारी होती है। वो शायर और कारी दोनों वारदात रूहानी की तरह एक मुश्तरक वारदात शेरी से दो चार होते हैं। तालिम इसकी तरफ हम इशारा है। ये एक बेहमा कैफ है। शेर पढ़ते या सुनते वक्त कारी शेर के एहसासाती मानवियत से बगैर क़ील क़ाल, बगैर तहक़ीक़ के कैफंदोज़ होता है। शेर पढ़ते या सुनते वक्त कारी शेर की एहसासाती मानवियत से बगैर क़ील क़ाल, बगैर तहक़ीक़ के कैफंदोज़ होता है। या शेर और ज़ौक़ शेरी की बदनीयत में हुई या गैरियत नहीं, अल्फाज़ दीगर कैफंगेज़ी और कैफंदोज़ी में किसी किस्म की दूरी या बोझ नहीं होता। लेकिन यही बोझ और दूरी दरअसल नाक़िद के फन की बुनियाद है। और इसका सबब यह है कि कारी और शायर का सियाक वजूदियाती है और नाक़िद का इल्मियाती है। एक ऑन्टोलॉजिकल है, दूसरा का एपिस्टेमोलॉजिकल है। नाक़िद के लिए शेर नज़्म या तस्वीर एक मारूज़ है, वो मारूज़ इल्म भी है और मारूज़ तहलील भी है। इसके अनासिर तश्कीली की तलाश उन अनासिर के माबैन इज़ाफ़तों की जस्तजू
اور اس کے بعد ان کو علمیات سیاق میں قابل فہم بنانا نقاد کا کام ہے۔ ناقد ایک متن تیار کرتا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے ایک نصاب تیار کرتا ہے اور متن کی توضیح اور تشریح کرتا ہے، سماجی، سیاسی، دینی اور مختلف نقاط نظر سے دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ تنقید اسی سبب سے تناظر آفرینی ہے، ناقد یہی کام کرتا ہے۔ قاری اور ناقد سے مختلف فلسفیانہ حیثیتوں کے بارے میں گفتگو طویل ہو سکتی ہے، جس کو میں کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں، لیکن اس مضمون کے چند سطور کے بعد ختم کرنا چاہوں گا۔ ناقد اور قاری کے فرق کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ میر کے ایک شعر ایک دوسرے میں ضرورت تحریر ہے، عشق سے بتوں کے تیرا مدعا کچھ اور، ہے عشق سے بتوں کے تیرا مدعا کچھ اور، یہ ناقد کی آواز۔ قاری اس کا برخلاف کہے گا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ ناقد کی دنیا فی الوقال اور منتوں کی ہے، قاری کی حال و حضوری کی ہے۔ ان دنیاؤں کو ایک دوسرے میں تحویل کرنے میں بڑی خبر ہے۔ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کے خیالات سماعت فرمائے۔ آپ نے سیر حاصل طریقے سے کتاب کے مباحث پہ بھی روشنی ڈالی اور ناقد اور قاری اور شعر کے رشتوں کی بھی وضاحت کی۔ اب میں جناب محب عارفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب کے سلسلے میں یا کتاب کے سلسلے میں یا تقاریر کے سلسلے میں اگر کچھ فرمانا چاہیں یا اپنا شعر سنانا چاہیں، بہرحال وہ ہر طرح آزاد ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے ذوق شعری کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں۔ گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ وہی بات حضرات السلام علیکم۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے آپ لوگوں نے اپنا وقت سرور کیا، زحمتیں اٹھائی۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے محترم پروفیسر ممتاز صاحب کا، مقررین کا، ادب نواز آرٹ کاؤنسل کا، اور ادارے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن میں اس موقع کا کسی میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کتاب کے بارے میں جو ایک گزارش ہے آپ لوگوں میری کتاب میں شاعری سے بےخندور ہونا یعنی ایک تہذیبی عمل ہے جسے ذوق شعری انجام دیتا۔ ذوق شعری قدرت کا ایک عطیہ ہے جو سب کو تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ بنائی شکل میں حقیقی حالت میں قدرت ادا نہیں کرتا۔ ذوق شعری کے گویا بس بیج ہوئے آپ لوگ یہ دنیا میں آتے ہیں۔ یہ بیج اسباب نشو و نما اپنے تہذیبی ماحول سے اخذ کرتا ہے۔
چنانچہ جو ذوق شیری جس تہذیب کا پروردہ ہوگا، نارمل بات یہ ہے کہ اس ذوق شیری کی رگو پل میں اس تہذیب کا بنیادی درد شکر و احساس جاری و ساری، اور آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہ مغربی تہذیب کا دور ہے۔ ہماری اردو تہذیب پر بھی مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اس سے انکار کرنا حقیقت ہے۔ اور مغربی تہذیب کی عمارت تجزیاتی سائنسوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ چنانچہ اس تہذیب کی رگوں میں سائنسی رویہ فکر و احساس خون کی طرح رواں دواں۔ سائنسی رویہ فکر و احساس کیا ہے؟ تجزیاتی سائنسوں کا یہ ایک بنیادی مفروضہ رہا ہے کہ موجود بس وہی کچھ ہے جو ہمارے حواس عام کے لیے قابل مشاہدہ ہو، یا جسے ہماری استدلالی عقل حواسی مشاہدات سے استنباط کر سکتے۔ حواس عام کے وسیلے سے موجودات کی بنیادوں کا سراغ لگائے جانا یا اور ان گناہوں کے وجود کی توجیہ کرنا، اپنی استدلالی عقل سے توجیہ کرنا، یہی سائنس ہے۔ اور سائنس آج انتہائی سنگین ٹریجڈی سے دوچار ہے۔ اسے اس کی آخری سرحدوں پر اس کا بنیادی مفروضہ دم توڑ چکا ہے۔ استدلالی عقل حواسی موجودات کے وجود کی توجیہ کرنے سے قاصر ثابت ہو چکی ہے۔ سائنس کے اعلیٰ ترین ذہنوں کو اس ٹریجڈی کا احساس ہے، لیکن مطلوبہ توجیہ کے لیے کسی غیر حواسی وسیلہ علم کا، کسی الہامی مقاصد کا سہارا لینا سائنس دوبارہ نہیں کر سکتی۔ اگر دوبارہ کرے تو سائنس نہ رہے گی۔ سائنسی رویہ فکر و احساس یہی مغربی اثرات کی فضا میں سانس لیتے ہوئے جو شیری پروان چڑھے گا، ظاہر ہے کہ اس کے ریگولیشن سائنسی رویہ فکر و احساس شرائط کیے ہوئے۔ ایسے ہی ذوق شیری کو آج کا ذوق شیری کرنا قریب معقول ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اہل ذوق طبقے میں ایسی برگزیدہ ہستیاں شامل ہیں جن کا ذوق شیری الہامی مقاصدات سے گہرا اعتقادی اور احساسی لگاؤ رکھتا ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے شاندار تہذیبی ماضی کی باقیات الصالحات، یہ تعداد میں خواہ کتنی ہی ہوں، وہ یہ زندہ آتے ہیں، لیکن ان کا ذوق شیری آج کا ذوق شیری نہیں، اور اس سے ان محترم ہستیوں کی تفریح نہیں، یہ لوگ قابل قدر ہیں۔ یہ زمانے حال میں ہوتے ہوئے زمانے حال کے ذہنی
फल के साथ अपने ज़ौक़ शेरी के दामन को बचाए हुए हैं। ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि जिस ज़ौक़ शेरी, जिस शख्स का ज़ौक़ शेरी, आपका ज़ौक़ शेरी, वो लाज़िमन लामज़हबी होगा। ज़ौक़ शेरी हमारे एहसासाती और विज्ञानी बातिन का, हमारे नेहा खाने दिल का फकत एक पहलू है। इस नेहा खाने के और भी पहलू होते हैं, लेकिन इस बात का मौका नहीं। दूसरी बात मुझे कहनी है कि दिलबैस किताब को सरोकार शायरी से, शायर से नहीं, मेरे मुंतखब करता अशार जो मानी और शेरी दिलकशियां मुझे नजर आई हैं, तो जरूरी नहीं कि शायर के मद्देनजर भी रही हो। मानी और शेरी दिलकशियों को दुरुस्त तस्लीम करने या न करने का अख्तियार आप लोगों को है, लेकिन करीने इंसाफ जिम्मेदार यह होगा कि मेरी राय की तारीफ में काफी फराइज मुतल्लिका लफ्ज़ियात मेजरी लहज़ो बकरा में मौजूद हैं कि नहीं। शायर का मासूम ज़मीर क्या था, ये दरियाफ्त करना मुहक़्क़िक़ों का। अलबत्ता इस सिलसिले में मुहक़्क़िक़ों को मेरे ख्याल में मीर की ये तंबीह जरूर याद रखनी पड़ेगी कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से और बिलखुसूस उस शेर को पेश नजर रखना चाहिए जो अल्लाह पाना वाला। वो शेर ये है, तेरी बात रूखी, तेरी चाल टेढ़ी, मुझे मीर समझा है यहाँ कम। तेरी चाल, तेरी बात रूखी, तेरी चाल टेढ़ी, मुझे मीर समझा है यहाँ कम। उम्मूमन ये समझा जाता है कि मीर ने शेर में अपना मुआशरती रवैया बयान किया। ये समझना मेरे ख्याल में शेर के साथ भी और शायर के साथ भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में शेर में शायर ने गजलगोई का अपना एक मखसूस आर्ट, अपने मखसूस आर्ट की तरफ इशारा किया। मीर के बहुत से आला दर्जे के अशार ऐसे हैं जिनकी तंज आला फिक्री मसाइल पर बना, आला फिक्री मसाइल तमाम के लिए जाती रंगीनी नहीं रखते, खुश्क होती, रूखे होती, रूखी बात से मीर की मुराद यही हो सकती है। लेकिन मीर को गुफ्तगू तमाम से थी, चुनांचे उन्होंने फिक्री मसाइल को बराह रास्त अंदाज में बयान नहीं किया, जैसा कि मतलब इस शेर में किया गया। असले कहूँ तो साइड तो मशहूर एक है, ठहरा हूँ फिर मुशाहिदा है किसी साहब। मीर ने फिक्री मसाइल के रूखेपन को रंगीन में लपेट कर पेश किया। ये तर्ज अदा की बिलवास्तगी है और इसी तर्ज अदा की बिलवास्तगी को उन्होंने टेढ़ी चाल कहा। इस बिलवास्तगी में जो रंगीनी है उसमें सरसरी नजरें उलट कर रह जाती हैं और शेर की तह तक उनको पहुंचने में दुश्वारी नहीं पहुंच पाती, इसका मातम किया गया। ये शेर मौखिक
پڑھنا چاہیے جب دنیا کے آزاد ہونے کے احساس جی کو معلوم کرنا چاہیں کہ شیر کا معافی زمین کیا آخر میں پھر آپ لوگوں کا تحریر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کی زحمت فرمائی سے میری کتاب سے معمول سے سمجھائی ہوئی ہے. آپ لوگوں کا بھی احتجاج خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت نامے میں سید فخر الحسن صاحب کا اور نقاش کاظمی صاحب کا نام موجود ہے. تو یہ ادارہ تحقیقات علمیہ اور آرٹس کونسل کے تعاون سے جلسہ منعقد ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کوشش بھی یہی کی گئی کہ اس کی صدارت کسی ایسے قدر شخصیت سے کرائیں کہ جو اس موضوع سے اور پھر ویسے بھی ادب اور علم سے بہت ہی گہرا شغف اور اس کی سطح اور مرتبہ. چنانچہ پروفیسر مختار حسین صاحب ہر اعتبار سے اس ادبی جلسے کی صدارت کے لیے موضوع ترین ہماری شخصیت ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ خود مختار صاحب میر تقی میر پر ایک عرصے سے تحقیقی کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں ہی ان کی یہ اہم کتاب ہمارے سامنے آئے گی. اس سے پہلے ابھی حالی کی شعریات پر بھی ان کی ایک اہم کتاب آ چکی ہے. میں گزارش کروں گا پروفیسر مختار حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس کتاب اور جلسے کے بارے میں تاثرات پروفیسر مختار حسین صاحب. حاضرین جلسہ، آپ نے جو یہ اعلان بنایا کہ سبزیانہ کتاب کے لیے جو آپ نے لی تھی شاعری کے سہارے جس نے ناچیز کو کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم حضرات نے کی شاعری پر تو کم لیکن کتاب لکھی گئی ہے اس کے ماحولیات سے اس کے مسائل سے متعلق دو تین مضامین اور کچھ تصانیف اور آخر میں خود کتاب میں اپنے خیالات کی تشریح کی. میرا یہ خیال ہے کہ اب بہت سی باتیں آپ لوگوں پر آئینہ ہو چکی ہوگی جو شاید پہلے وقت میں نہیں. آج کا ذوقی شعر کی وضاحت مجھے مغربی سائنسی شعور کے اس سے متعین یا متاثر ہوا ہے اس کو قرار دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پرانا ہمارا مذہبی ذوق تھا، الہامیات الہامی ذوقیات کا، انسانیات کا، انسانیات کا، اس کے بھی لوگ موجود ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے غالب قدری زمانے کی طرح سے غالب اس کا سبب یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اور شعر و شاعری کر رہی ہے، قمر جمیل صاحب بھی اس کے نمائندہ ہیں، تو وہ نظر اور اس کے سامنے ایسی باتیں ہوتی. اس سلسلے میں ہمارے ہمدانی صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ صرف معقولات نہیں بلکہ ریشنلزم اور کہ امریکات بھی مصر کے ذریعے اور دوسرے صفت کے ذریعے شاعری میں تو بہت کچھ تقدیر کا دروازہ جو ہے آج ایسا ہے جہاں تک کہ شاعری کے ذریعے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم جو پرانا ہمارا تھا اسے آپ کہیں گے
कश्फ और इल्हाम विज्ञानियाम, उससे हम सब बहुत दूर नहीं हुए। और जो आज की मौजूदा इल्म नफ्सियात है, उसमें इन चीजों को बड़ी जगह दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जिसे हम असली आगे कहते हैं, वो उसे भी मद्देनजर रखना। मैं नहीं ये कहता कि साइंस अपने से मतलब कि तक पहुंच सकती है या खबर ला सकती है, लेकिन जो उसने तकलीफ किया है तो हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाने में बहुत और नए तरीके की बात है। फलसफा हो, शायरी हो, दोनों का तहरीर है। कायनात मुख्तलिफ किस्म के जो रिश्ते इंसान के दरमियान पैदा हुए हैं, वो उसका भी मिसाल आका का, गुलाम का, सरमायादार का, मजदूर का, बटेरे का, आरी का, इस किस्म के जो पैदा हुए हैं रिश्ते इंसान का, ये सब इंसान की अपनी तकलीफ है, कोई फितरत से लेके। लेकिन उसका शऊर ये बता रहा है कि इंसानी जो फितरत है और इंसानी जो जिबल्लत है, जो भी आप उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो मनाफी है इस रिश्ते के जो इंसान और इंसान के दरमियान गुलामी का है। तो इंसान और इंसान के दरमियान दर का एक वास्ते का पैदा होता है, बराह रास्त एक पर तो मोहब्बत का नहीं। एक रद्द अमल, एक बगावत, एक इनकलाब, चाहे वो जाहिर में हो, बातिन में हो, ज़हन में हो, खारिज में हो, इस अमल का है कि इंसान को आजाद होना है अपने अपने ही ख्याल, अपने उन ख्यालात से जिसने उसे एक हाकिम की जगह महसूस बना रखा है, एक सॉवरेन की जगह, खुद मुख्तार की जगह जो है बिल्कुल एक 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 शय बना रखा है, जिसे आप खरीद सकते हैं कि ऐसे मुख्तारी। ये जो शऊर इंसान में आज पैदा होता है, मैं समझता हूँ कि ज़ौक़, आज का जो ज़ौक़ शायरी है तो इससे मुतय्यन है। और ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है। हमारे मोहित साहब, जैसा कि आप जानते हैं, और अगर कभी मुलाकात हुई हो, मेरी मुलाकात हुई हो, साइंस की किताबें बराबर पढ़ते हैं, फलसफे की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अपना मौका बयान किया, क्यों ये समझते कि इंसान नाकामयाब रहा है, ठीक है नाकामयाब रहा, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसने कौन सी मंजिलें तय की और दस्तहीनता के किस दश्त में आज उसका कदम, इस चीज को भी मद्देनजर ये जो एक कहना चाहिए कि हुबुलनेस या एक रजाइयत, वो उनके यहाँ बहुत कम। दूसरी चीज जो मीर की शायरी से मुताल्लिक है, और उन्होंने इसकी वजाहत की कि असल में उन्होंने मीर के शायरी के मसले को जो मुतय्यन किया गालिब का मुकाबला करके, वो एक बाकी सही, लेकिन असल मकसद उनका गालिब मीर की शायरी से अपने ख्यालात की तशरीह और उससे शायरी की भी तशरीह करना चाहते हैं। तो उन्होंने गालिब मीर का एक शेर मेरे हैं दो ख्वाब पर गुफ्तगू मुझे ख्वाब। हमारे यहाँ जितने भी लिखने वाले हैं सब उस शेर की वही लिखते हैं, दो ख्वाब शेर मेरे हैं, दो ख्वाब। लेकिन कुल्लियात में जो विलियम कॉलेज की है और दूसरी जितनी भी मोतबर कुल्लियात है, उनमें ये शेर दो नहीं है, उसकी जगह सब है। शेर मेरे सब ख्वाब पर
मुतालबा आप करते हैं, बातचीत ये भी गुफ्तगू नहीं, और गुफ्तगू बहस तकरार नहीं है। आपको मालूम है कि पता नहीं हज्जाम ने कितने हमले किए मीर की शायरी, और ये गुफ्तगू जो है उनकी तरफ है। यानी अवाम वो लोग तबका अवाम से जो मेरे बराबर नहीं है, मेरे मुंह आते हैं, उसके बहस तो तकरार करते हैं शायरी की नाम। तो आपने देखा एक शेर में सिर्फ एक लफ्ज की गलत क्या कहना चाहिए रखने से, गलत जगह रख देने से, और उसे हमारे नाज़रीन हज़रात बराबर इसी तरह से नकल करते रहे, तो उससे मानी कितना मुख्तलिफ। तो मीर को समझने के लिए मैंने एक बड़ा वक्त गुजारा है, और उनके माहौल को समझने, उनके जमाने की फिक्र को समझने, उनकी जिंदगी को समझने, और मेरा ये एक नाक़िस और बातिल दावा है कि उनकी जिंदगी को इसी तरीके से तकलीफ नहीं किया गया, और न सही तरीके से उनके मौज़-ए-बेदार पर बहस की। देखिए हर जमाने में मुख्तलिफ तहरीकें होती हैं, ख्याल की दुनिया में, मीर की दुनिया भी शाह और नक्शबंदिया सिलसिले के ख्यालात के लोग थे, और चिश्तिया सिलसिले के ख्यालात के लोग थे, लेकिन शायरी में भी लम्बू इंसानियत का दर्द हर एक के मौका हो, मीर हो, खाजा मीर दर्द हो, हत्ता कि मजहब जान जाना जो नक्शबंदिया सिलसिले। आपको मालूम है कि विलाय अली की वजह से उनके बहुत से लोग दुश्मन हो गए, और हकीम कुतुबुल्लाह साहिब ने मजमूए नज़्म में जो सबब लिखा उनके कत्ल किए जाने का, वो विलाय अली से बयान है। मैं इस मौके को नहीं छेड़ना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि हम ये नतीजा करें कि वो शाह या शेख अहमद शाह के ख्यालात से होता, कोई दलील हमारे पास नहीं। उसके बरस उनके अशार, उनके नस्ली तहरीर इस बात की शमाइल मुहैया करती है कि वो वहदतुल वजूदी सूफियाना जिंदगी बसर करते हैं, और उनका मेल जो कलंदरों से ज्यादा था, और मुख्तलिफ कलंदरों की हिदायतें उन्होंने जान की, और जिन्होंने जिक्र भी पढ़ा है उसके इब्तदाई जो सफ़ात में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी या मौज़-ए-बेदार को बयान भी किया है, वो कोई बचपन के वाक़यात नहीं है, बल्कि उन्होंने इकट्ठा करके अपने ख्यालात को तैयार किया। तसव्वुफ जो था उससे अलग है, कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, तो जिंदगी भी का इस्लाम। तो ये बात भी आप समझें कि आशिकी उनकी जो थी उसका एक मेटाफिजिकल पहलू भी था, लेकिन उससे ये नतीजा आप करना कि हर शेर ही उनका मेटाफिजिकल है जो माशूक के बदन की गुफ्तगू करते हैं, उसके चाल और ढाल की करते हैं, उसके लबो रफ्तार की करते हैं, उसके पैरहन की करते हैं, हर बदन की करते हैं। तो हर चीज को अगर आप तसव्वुफ में डाल देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल, और अगर नबी तसव्वुफ में डालें और सिर्फ उसे अक़लियत पर, उस अक़लियत पर उसे समझने की कोशिश करे, जैसे कि हमारे आरती साहब ने किए हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे बहुत से अहबाब को दिल के इख्तिलाफ करना, और मैं भी बहुत से अहसास की तशरीह में उससे इख्तिलाफ करूँगा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मीर की शायरी को समझना सिर्फ इसलिए नहीं इतनी चार टेढ़ी, मैं तेरी बात ये भी समझा ये सिर्फ इतनी काफी नहीं, बल्कि उनकी शायरी इख्तियारे की शायरी थ्रू आउट। अगर किसी शख्स में इख्तियारा बढ़ता है उन मानों में जिसे रम्ज़ व किनाया कहते हैं, उन मानों में जिसे सिंबल कहते हैं, तो अपने ज़माने के तमाम शोरा में सबसे ज्यादा इख्तियारा जो है शायरी, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसमें एक पहचानी है, एक महबूब के काकुल की तरफ से जो हम उस तक पहुंचना हर एक का काम नहीं,
اسے ہر شعر ایک مقام رکھتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اور اس میں جو جگر سوزی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب میر کو سعادت منظور ہوئی، تو سعادت منظور ہوئی نے ان کو مشورہ دیا کہ میاں یہ زمانہ جو ہے پارٹی میں شعر کہنے کے لیے ریختہ میں کہا کرو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اتنی مشق ہم پہنچائی کہ خودکشی کے مترادف، اللہ اللہ، اتنی مشق ہم پہنچائی کہ خودکشی کے مترادف تھا۔ تو صاحب اتنی مشق پہنچائی جب مشق انہوں نے، تب یہ شعر ایسے کہے، صرف غم جھیلنے سے نہیں کہے ہیں، بلکہ پوری جگر ختم کرنے سے شعر ایسے کہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر تو ہمارے غالب تخیل کے لحاظ سے بڑے ہیں، تخیل کے لحاظ سے، امیجنیشن کے لحاظ، اور جیسی ڈائلیکٹکس آف امیجنیشن ان کے یہاں ہے ہمارے کسی شاعر کے نہیں، لیکن جو فنکاری ہے، جو آرٹ ہے میر کے، اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا شاعر جو فنکاری، لیکن صرف فنکاری نہیں ہے، بولی زبان کی صرف شاعری نہیں ہے، سبسٹنس ہے اس میں، زندگی، اس زندگی کا جو انسانوں کو آغاز دیکھنا چاہتا ہے، الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی ہے خدا ہوتی ہے، خدا اور بندگی کا رشتہ ہے، یہ بھی ایک بندگی، وہ تو عاشق و معشوق کا رشتہ ہے، اور پھر یہ اخلاقیات کہ لسان بھی آہستہ کے ناطے سے بڑا تھا، آفاق کی اس کارگہ یہ اخلاقیات، یہ انسانی ہوتی، اور پھر یہ مرتبہ آدمی کا یہ کہ کبریائی اس کو نصیب ہوئی ہے۔ ایک شعر کا کہاں آتے میسر جس نے مجھ کو خودنما اٹھنے، یہ حسن اتفاق کے آئینہ تیرے روبرو پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ہے، صوفیہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا، قرآن مجید میں یہ نہیں، صوفیہ کی حدیث، جب آئینہ تھا وہ قابل دیدار نہ تھا، فطرت کا آئینہ پہلے تخلیق کیا، لیکن اس میں اس کی تصویر نمودار نہیں ہوتی، اصل تصویر نمودار ہوئی انسان میں، جب اس نے آئینے میں انسان کو دیکھا تو شرطر ہو کر خود اپنی تخلیق پر اس کا آئینہ ٹوٹ گیا، اور پھر ہر آئینے کی ریزے میں ایک تصویر ہم انسان کی، خود گری، خود نمائی، خود رائی، یہ جو چیز ہے ایمرجنس آف ایگو، یہ میر کے ہم پہلا پیدا ہوتا ہے، جو جس ایگو کی آبیاری علامہ اقبال نے کی، میر کے ہاں، پھر اس کے بعد غالب کے ہاں، پھر اس کے بعد خالد کے ہاں، اقبال کے ہاں، یہ انسان مرتکز تہذیب، اسلام کی تہذیب انسان مرتکز تہذیب ہے، اور جو مرتبہ اسلام میں انسان کو دیا گیا ہے میں نے دوسرے مذاہب میں نہیں دیکھا، نہ بدھ دھرم میں، نہ عیسائی مذہب میں، اور نہ یہودی مذہب میں، جو مرتبہ کے انسان کو اسلام نے دیا ہے اسے کائنات میں خلاصہ کائنات ٹھہرایا ہے، مقصود تخلیق کائنات ٹھہرایا ہے، یہ مرتبہ بھی انسان کو ملا ہے، یہ عظیم مرتبہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میر کو اس طرح سمجھے بغیر ہم میر کو نہیں سمجھتے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، میں بڑا ان کے علم و فضل کا قائل ہوں، مگر ہمیشہ ان سے کہتا رہا کہ بھائی مجھے آپ سے تین امور میں اختلاف، اور آج بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں،
और आपने महसूस किया होगा कि हर एक दिन कुछ कुछ इख्तलाफ जरूर किया है। इन हजरात के आपने सदर जलसा प्रोफेसर मुफ्तार हुसैन साहब की समाज फरमाए। अब मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अदबी कमेटी के चेयरमैन अब्बास काज़मी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। शुक्रिया अब्बास काज़मी साहब। जनाब सर, जनाब मुहिबात अजीज़ान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, इतनी मुदल्लिल और फिक्रंगेज तकरीरें आपने समाअत फरमाई। मैं आप हजरात का आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने रहमत फरमाई, और साथ ही जनाब मुहिब आरकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मीर तकीमियत और आज का ज़ौक़े शेरी नामी फलसफियाना तनकीद की किताब लिखकर उस तनकीद में इजाफा किया है। साहिब सदर की इजाज़त से जलसे का इख्तिताम होता है। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया।